बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को सही से आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है प्रॉपर्टी टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। और आज की वीडियो जो है उसमें हम मेजर जो टॉपिक्स कवर करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड। उसमें सबसे पहले जो होगा वो हम एक ब्रीफ ओवरलुक देंगे वेस्ट पाकिस्तान अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 और वेस्ट पाकिस्तान अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स 1958। इसी तरह जो है वो हम कंटोनमेंट बोर्ड के शेयर की बात करेंगे कि अगर एक जगह से कंटोनमेंट बोर्ड से प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो उसमें कंटोनमेंट बोर्ड का कितना शेयर होता है। तीसरी उसमें हम बात करेंगे कि आपके पास एक्ट के अंदर कौन सी एग्जेम्पशंस अवेलेबल है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एग्जेम्प्ट है प्रॉपर्टी टैक्स से। और चौथी उस पर जो है हम असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एनुअल वैल्यू की असर्टेनमेंट में हम जो है वो बात करेंगे। पांचवें इसमें हम कैटेगराइजेशन पे बात करेंगे कि रेजिडेंशियल की क्या कैटेगराइजेशन है और कमर्शियल की क्या कैटेगराइजेशन है। इस तरह जो आपके एक्ट का स्केजूल 1 एंड स्केजूल 2 है उस पर भी हम बात करेंगे, उसमें जो डिफरेंट रेट्स हैं उसमें हम बात करेंगे। और सबसे आखिर में जो है वो हम डिस्काउंट्स पे या जो रिबेट्स अवेलेबल है प्रॉपर्टी टैक्स की एज पर द एक्ट एंड एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020 उस पर जी हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वेस्ट पाकिस्तान अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है क्या? सबसे पहले जो है वो ये एक्ट जो है इससे पहले काफ़ी जो है वो वाइड स्प्रेड था। इसमें जो है वो और काफ़ी एक्ट्स थे जो प्रॉपर्टी टैक्स को डील कर रहे थे। उसमें जो है आपका कराची से जो है वो कराची का प्रॉपर्टी टैक्स अलग था, इस तरफ जो है मुख्तलिफ प्रोविंसेस का टैक्स अलग था। जब ये प्रॉपर्टी टैक्स आया, टैक्स एक्ट आया, तो इसकी लाने की जो मेन वजह थी वो यही थी कि हम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के एक्ट को हम कंसोलिडेट करें और एक ही हम एक प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट जो है वो हम बनाएं। इससे पहले जो है वो वेस्ट पाकिस्तान अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1948 था, जो कि बाद में जाके वो रिपील हुआ और उसकी जगह जो है वो ये नया टैक्स एक्ट आया। पाकिस्तान में जो है वो ये आपके प्रॉपर्टी टैक्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को वेदर वो कमर्शियल हो या वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होनी हो, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है ये एक्ट जो है उस पर लागू होता है। इस तरह ये एक्ट जो है वो ये होल केपी प्रोविंस को जो है ये एक्सटेंड होता है टू द होल केपी प्रोविंस एज वेल एज न्यूली मर्ज्ड एरियाज। क्योंकि जब ये एक्ट आया था तब ये न्यूली मर्ज्ड एरियाज वाला इसकी इस तरह कोई वो नहीं थी। ये तो मतलब अभी जाके 18th अमेंडमेंट के बाद जाके फाटा जब से जो है वो हुआ केपी के साथ, तो उसमें न्यूली मर्ज्ड एरियाज़ की हम अभी उसको टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सटेंड होता है लेकिन कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है। इसी तरह हम जो है आपके पास जो एक्ट है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं दैट आर 24 और जो स्केजुअल्स हैं वो दो हैं, जो कि आगे हम जाके हम वीडियो में देखेंगे कि कौन से वो स्केजुअल्स हैं और वो किस चीज़ को जो है वो डील करते हैं। इसी तरह जो है वो ये एक्ट जो है इसको सपोर्ट करता है आपका वेस्ट पाकिस्तान अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स 1958 जो है। रूल्स और एक्ट ये दोनों मिला के जो है आपके प्रॉपर्टी टैक्स को देखते हैं। तो हम बात करेंगे शेयर ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड इन प्रॉपर्टी टैक्स। जो एक्ट का सेक्शन 3A है वो इनेबल करता है कंटोनमेंट बोर्ड को टू गेट अ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स सो लेविड अपॉन। कहने का मतलब ये है कि जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है स्पेसिफिकली किसी कंटोनमेंट एरिया से, तो वहाँ भी जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसका उस प्रॉपर्टी टैक्स में एक शेयर बनता है। और एक्ट का जो सेक्शन 3A है वो इस इशू को एड्रेस करता है। अगर हम बात करेंगे आगे अर्बन एरियाज़ की, तो उसकी डिफिनेशन जो है एज पर एक्ट ये है कि एन एरिया विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, स्मॉल टाउन कमेटी or other authority not being a district board legally entitled to or entrusted by the government within the control or management of a municipal or a local fund। तो मतलब ये सारी एरियाज जो हैं इसको हम अर्बन एरियाज कहेंगे और अर्बन एरियाज के ऊपर ही ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है। इसी तरह जो है वो जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है अंडर दिस एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसमें से 5% जो है एज ए कलेक्शन चार्जेस अपने पास रखती है और इसमें 50% जो है जितना भी बैलेंस बचता है वो कंटोनमेंट बोर्ड को पे करती है। तो कंटोनमेंट बोर्ड का जो शेयर है वो 50% बनता है टोटल प्रॉपर्टी टैक्स जितना भी कलेक्ट हुआ होगा फ्रॉम द कंटोनमेंट एरिया।
तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि कौन सी एग्जाम्पशंस अवेलेबल है अंडर द एक्ट। तो जो एक्ट का सेक्शन 4 है और उसका सब सेक्शन 1 जो है वो कुछ एग्जाम्पशंस के बारे में बात करता है कि कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर एक्ट ने एग्जाम्पशंस दी हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग्स अदर देन दोज लीज इन परपेचुइटी वेस्टिंग इन द फेडरल गवर्नमेंट। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की विरासत है, फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स से वो एग्जेम्प्ट है अनलेस एंड अनटिल वो किसी को लीज की गई हो। अगर सपोज हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे की प्रॉपर्टी अगर लीज्ड आउट है तो वहाँ पे जाके जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का वो एग्जाम्पशन वाला क्लास ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट ने खुद ऑक्यूपाई किया है तो उस पर फिर आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होता। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग ओन्ड आर एडमिनिस्ट्रेड बाय अ लोकल अथॉरिटी when used exclusively for public purposes and not used are intended to be used for purposes of profit। अगर ऐसी कोई बिल्डिंग है, ऐसी कोई लैंड है जो कि किसी लोकल अथॉरिटी की पोजीशन में है, उनकी ओनरशिप में है, और वहाँ पे जो है वो प्योरली उसका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है और वो पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है, कोई पुलिस लाइंस की बिल्डिंग है, इस तरह और मुख्तलिफ जो है वो TMA की कोई बिल्डिंग है, तो वो जो है वो एग्जेम्प्ट होगी प्रॉपर्टी टैक्स से। तीसरी नंबर पे जो है जो सबसे मेजर एक क्वेश्चन राइज होता है और बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि मतलब जो नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसका क्या स्टेटस है। तो उसमें ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जहाँ पे उसका एरिया अगर 5 मरले से कम हो या 5 मरले हो और सिर्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो भी जो है आपके पास एग्जेम्प्ट है। उसमें कंडीशन ये है कि अगर उसी ओनर की दूसरी कोई प्रॉपर्टी सेम रेटिंग एरिया में है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। उसमें एक एग्जेम्प्ट होगी, उसके अलावा जितनी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होंगी वो सारी की सारी जो है वो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। इसी तरह जो है वो ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो कि एक विडो उसको ओन करती हो और उसको ऑक्यूपाई भी किया हो, कंडीशन अगेन यही है कि वो उसको सिर्फ ऑक्यूपाई करे। अगर उन्होंने आगे रेंट भी दिया हुआ है तो उसकी वो एग्जेम्पशन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह 5वें नंबर पे आपके पास पब्लिक पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स आ गए, आपके पास लाइब्रेरी बिल्डिंग हो गई। इसी तरह जो है वो ऐसी जगह हैं जो कि कोई पब्लिक वर्शिप के लिए, मस्जिद की आप बात करें, जिस तरह गुरुद्वाराज हो गई, धर्मशाला वगैरह हो गए, चर्च हो गए, इस तरह की जगह जो है वो बी एग्जेम्प्ट है प्रॉपर्टी टैक्स की लगने से। और छठे नंबर पे ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसी जगह हैं जो कि किसी माइनर ऑर्फन्स से वो कर रही हैं, जो कि नॉर्मली आपको होगा आइडिया कि उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। तो इसी तरह से जो है वो उन जगहों पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड असर्टेनमेंट ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन, इसमें हम बात करेंगे। तो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट जो है वो स्टिपुलेट करता है कि आप जब भी प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करें तो उसकी मेन जो बेसिस होंगी वो होगी आपकी ग्रॉस एनुअल रेंट। इसका मतलब ये है कि जो एनुअल वैल्यू होगी किसी भी लैंड या बिल्डिंग की, वो जो है वो हम असर्टन करेंगे उसके ग्रॉस एनुअल रेंट से। और ये प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन में एक रूल ऑफ, एक तंब रूल है कि जहाँ पे आपको कोई और बेंचमार्क ना मिले तो वहाँ पे आप एनुअल रेंट पे चलें और एनुअल रेंट के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करें। इसी तरह अगर आगे जो है वो जो बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपने किराए पे दी है, तो अगर उसके साथ आपने कुछ और आर्टिकल्स भी जो है वो, अगर आपने फुली फर्निश कर दिया हुआ है जिसमें फर्नीचर भी है और आर्टिकल्स भी हैं जो वो जो भी टेनेंट होगा अगर वो यूज़ कर सकता है, तो उस हिसाब से आपने अपनी ग्रॉस एनुअल रेंट को जो है वो इंक्रीज़ करना होता है और आपकी एनुअल वैल्यू जो है वो उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो अगर वो बढ़ेगी तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ेगा। एक्ट ने कुछ डिडक्शन जो है वो अलाउ की हैं कि आप ये कुछ डिडक्शंस हैं जो कि एडमिसिबल है जब आप टैक्स को कंप्यूट करें। आप इसी एनुअल इनकम के अगेंस्ट जो है वो ये एक्सपेंसेस एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो उसमें ये है कि अगर आपने कोई फर्नीचर जो है वो दिया हुआ है फुली फर्निश, अगर आपने जगह दी है, तो उसमें आप जो है वो मैक्सिमम 20% तक जो है वो ग्रॉस एनुअल रेंट का आप जो है वो अपने एक्सपेंसेस आप करवा सकते हैं और उसको आप नेट करवा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपका
रेंट जो है अगर 1 लाख रुपए है और आपने उसको फर्नीचर समेत और वो सारी चीज़ें उसमें लगी हुई हैं, फुली फर्निश्ड घर आपने दिया हुआ है या बिल्डिंग आपने दी है, तो उसमें जो है वो 20,000 तक जो है आप वो उसकी एडजस्टमेंट आप करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिडक्टिबल अलाउंसेस। इसी तरह जो है वो 10% तक आप जो है अलाउंस ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स की, या मतलब जो भी नेसेसरी आपने वहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी है उस बिल्डिंग के ऊपर। क्योंकि अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस ठीक कराएंगे तो एक सर्टन टाइम बाद जाके जो है वो आपकी बिल्डिंग, उसकी ग्रॉस एनुअल रेट जो है वो कम हो जाएगा। ज़ाहिर बात है कोई उसको उस रेट पे लेने को तैयार नहीं होगा, तो वो भी एक प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्यूटेशन में एक एक मेजर एक ड्राइविंग फैक्टर होता है। इसी तरह जो है वो अगर आपने उसी लैंड या बिल्डिंग के अगेंस्ट अगर आपने कोई लैंड रेवेन्यू आपने कोई पे किया हो, उसके अलावा अगर आपने सपोज किसी टीम में को आपने पेमेंट की है या आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपने पेमेंट की है, तो वो पेमेंट जो है वो भी आपके पास एडजस्टेबल है। यहाँ पे जो है वो एक कंडीशन का आपने ज़रा ख्याल रखना है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग आपने रेंट पे दिया है और उसमें कोई मशीनरी सपोज अगर यूज़ हो रही है, तो वो मशीनरी जो है वो उसकी एनुअल वैल्यू से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो मशीनरी एनुअल वैल्यू से डिडक्ट होनी चाहिए, वो मशीनरी एनुअल रेंट का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये एक कंडीशन है कि आपने इसको लाजमी आपने देखना है। इसी तरह से जो है वो एक्ट में कुछ कैटेगराइजेशंस हुई हैं बिटवीन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ फॉर असेसमेंट। तो उसमें मेन जो है एक्ट के अंदर जो है सेक्शन 3 जो है सेक्शन 3 का जो सब सेक्शन 2 है, उसमें जो टैक्स चार्ज होता है वो उसकी बेसिस जो है वो एनुअल रेंटल वैल्यू है, जिस तरह हमने पहले भी बात की। और वो डिपेंड करता है कि वो जगह जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो किस रेटिंग एरिया में फॉल करता है। तो एक्ट ने दो स्केजुअल्स बताए हैं। स्केजुअल 1 जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को डील करता है और स्केजुअल 2 जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स को डील करता है। इसी तरह स्केजुअल 1 जो है उसके फर्दर जो है फिर 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी। ए जो है वो नॉर्मल जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह हम एक नॉर्मल जो फोक्स हैं जिसमें बिल्डिंग्स में रह रहे होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे जो है आपका जो पार्ट ए ऑफ द स्केजुअल 1 है वो जो है उसमें फॉल करता है, उसके लिए मुख्तलिफ स्लैब्स हैं। और डिपेंड करता है कि आपने जो आपका जो घर है या आपका जो एरिया है या आपकी जो बिल्डिंग है वो कितने मरले पे या कितनी इसकी कवर्ड एरिया है या उसका टोटल एरिया कितना है, तो वो डिपेंड करता है इस पे। इसी तरह जो पार्ट बी है वो उन बिल्डिंग्स को डील करता है जो कि एक्वायर हुई हो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एनजीओज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स हो गए, होटल्स, हॉस्टल्स एट्सेट्रा, जहाँ पे जो है वो एक फ्लैट 20% ऑफ द टोटल एनुअल रेंट जो है वो उसकी असेसमेंट इसी की बेसिस पे होती है। अगर आपका रेंट जो है अगर वो 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो इट मीन्स कि 12 लाख रुपए आपका टोटल एनुअल रेंट है, तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 20% जितना भी बनता है वो आपका जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा। इसी तरह जो स्केजुअल 1 का पार्ट सी है वो डील करता है उन प्रॉपर्टीज़ को जो कि आगे आपने रेंट पे दी हो या आपने लीज पे दी हो या ऐसी कोई अदर कोई अरेंजमेंट हो, और जो जो उसका जो ओरिजिनल ओनर है या उसका जो रजिस्टर्ड ओनर है अगर वो उसके यूज़ में नहीं है, तो आपके पास जो ऊपर जितनी भी हमने बात की एनुअल उसकी रेंट की, तो वो आपके पास डबल हो जाती है। अगर यहाँ पे अगर आप नॉर्मल केस में आपके पास 200,000 उसका प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, तो एज पर पार्ट सी जो है वो उसका टोटल जो बनेगा वो बनेगा फिर 400,000। और इसमें सिर्फ एक ही एग्जामेशन है कि आप जो जो जिस तरह कैटेगरी 1 की हम बात कर रहे थे कि अप टू 5 मरला जो है वो उनका एग्जामेशन है। अगर 5 मरला में हो और अगर वो ओनर उसको ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे टैक्स वही रहेगा, उसमें कोई डुप्लीकेशन या डबलिंग उसकी नहीं होगी। अगर हम नेक्स्ट पेज पे हम जाए तो उसमें हम स्केजुअल और स्केजुअल 2 को हम समराइज करेंगे। अगर हम स्केजुअल ऑफ दैट की हम बात करें तो उसमें जो पार्ट ए है जैसे आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, उसमें जो है वो चार जो है वो टोटल मिला के कॉलम्स हैं, तो उनकी जो टैक्स असेसमेंट है वो इस हिसाब से हो रही है। उसमें सबसे पहले जो है वो प्रोविजनल हेड क्वार्टर की बात कर रहे हैं। अब अगर सपोज आप किसी प्रोविंस की हम बात करें तो प्रोविजनल हेड क्वार्टर जो है वो इधर जो है वो पेशावर है। इस तरह जो है वो आपके डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं। तो किसी भी प्रोविंस के अंदर जो है फिर सब डिवीजन्स हैं, एक एक डिवीजन का जो हेड क्वार्टर होगा, तो वहाँ पे जो है वो रेट उस हिसाब से होगा। फिर उसी हिसाब से डिवीजन हेड क्वार्टर्स के अंदर जो है जो सब अर्बन एरियाज़ हैं उनका रेट जो है वो और भी कम है। इसी तरह आपके डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स हैं और इसी तरह फिर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स के अलावा जो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे रेट जो है वो डिफरेंट होगा। तो उसमें फिर अगर आप रो वाइज देखें तो अप टू 5 मरला जो है अदर देन सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर खुद ऑक्युपाई किया हुआ है फिर तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपने जो है वो आगे रेंट पे दिया हुआ है तो इस हिसाब से आपका ABC के हिसाब से 1500, 1300, 1100, इस तरह अगर आगे आप चलते जाएँ टाउनशिप्स में जो है बात आ जाती है। अगर किसी टाउनशिप के अंदर आप जो है वो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसका रेट ये होगा, अदर दिन टाउनशिप्स होगा तो उसका ये रेट होगा। तो आपके पास ये एक पूरा एक स्केजूल आपके पास आ रहा है, आप इसमें जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग किस एरिया में फॉल कर रहा है, और आपकी उस हिसाब से जो है वो कितना, और एरिया के हिसाब से आप जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का अगर इतना एरिया है तो उस पर कितना जो है वो टैक्स आपके पास बनेगा। इसी तरह से जो है वो स्केजूल 2 ऑफ दैट की हम बात करेंगे। और अगर आप देख भी रही हो तो स्केजूल 2 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स है। स्केजूल 2 जो है वो मेन आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स को डील करता है, और एक्ट ने जो है वो जो स्केजूल 2 के अंडर जो है वो 5 लोकेलिटीज़ में इसको डिवाइड किया हुआ है, A1, A, B, C और D। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग किस एरिया में जो है वो सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन क्या है और आप कौन सा बिजनेस उसमें रन कर रहे हैं। जहाँ पे A1 और A की बात है वो जो है आपका प्रोविंशियल कैपिटल जो होगा, इन केस अगर हम KP प्रोविंस की हम बात करेंगे तो हमारे पास पेशावर के एरियाज़ होंगे वो A1 और A में उसकी हो चुकी हैं, वो डिक्लेयर्ड है ये एरियाज़। और जो लोकेलिटी फैक्टर उसके ऊपर जो लोकेलिटी फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे वो अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो उसमें 3 चीज़ों का उसमें जो है वो मिक्स आ रहा होता है। उसमें सबसे पहले जो है आप पहले कैलकुलेट ये करेंगे कि आपके पास जो है वो एरिया कितना है स्क्वायर यार्ड्स में। फिर उसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो जो एरिया है वो टोटल कवर्ड एरिया कितना है इन स्क्वायर फीट। और जो आपके पास जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कमर्शियल यूनिट्स में ये है कि अगर आपके पास ओपन शेड्स हैं तो वो जो है आपके पास जो टोटल जितनी भी मेजरमेंट होगी उसका सिर्फ हाफ हमारे पास जो है वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और जो जो आपके पास आ रहा होगा जो ए, इन दोनों का जो ए होगा, सपोज अगर आपके पास एरिया है तो वो, और आपके पास जो आपकी कवर्ड एरिया है, उन दोनों का अगर हम प्लस करें तो आपके पास जो है इसको आप फिर मल्टीप्लाई करें लोकेलिटी फैक्टर के साथ। तो हमारे पास जो लोकेलिटी फैक्टर है वो अगर आप लेफ्ट साइड पे आप देखें तो A1 के लिए आपकी लोकेलिटी फैक्टर वो 13% है। इसी तरह से जो है वो आपके जो कैटेगरी A है उसके लिए 10% है। कैटेगरी B की जो लोकेलिटी है उसके पास 7% है। इस तरह 5%, फिर 4 और 3। तो आपके पास जो है वो टोटल एरिया इन स्क्वायर यार्ड्स वो आपके पास A, और इस हिसाब से जो है वो आपके पास जो कवर्ड एरिया इन स्क्वायर फीट है वो आपके पास B है। इन दोनों का प्लस करके आप लोकेलिटी फैक्टर के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है आपके पास टोटल टैक्स जो है वो आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से एक चीज़ बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके पास जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो टैक्स होता है वो नॉर्मली कवर्ड एरिया पे ही होता है। वहाँ पे चूँकि प्ले ग्राउंड्स वगैरह काफ़ी ओपन एरिया उनके पास ज़्यादा होता है, तो एक्ट ने ये एक प्रोविज़न रखी है, एक आप इसको एक एग्जेम्पशन भी कह सकते हैं कि वहाँ पे जो ओपन एरिया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि जितनी भी स्कूल्स बने, जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने, वहाँ पे जो है वो खेलों को जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पे जो है रिक्रिएशनल जो है वो फैसिलिटीज़, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है एक्ट ने उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है और उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह जो आपके पास सर्विस स्टेशन हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, CNG स्टेशन हैं, उनके ऊपर जो है वो फ्लैट रेट लगता है और वो रेट जो है टाइम टू टाइम नोटिफाई होता है। इसी तरह आपके पास जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर जो कारखाने लगे हुए हैं, जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनके ऊपर भी जो टैक्स है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगता है। और ये टाइम टू टाइम जो है वो जब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थ्रू गजट उसमें चेंजेस करती हैं तो वो रेट आपके पास मतलब हर साल भी आप कह सकते हैं, और जब भी गवर्नमेंट को लगे कि रेट्स कम है उसको बढ़ाना चाहिए तो वो उसको आराम से जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम रिबेट्स पे बात करेंगे कि एज पर प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट जो है कौन सी रिबेट्स, कौन सी डिस्काउंट्स अवेलेबल है। और इसमें जो है वो अगर हम फर्दर इसको देखें तो इसमें दो तरह के जो है रिबेट्स अवेलेबल हैं प्रॉपर्टी ओनर्स को। एक तो एक जनरल रिबेट है जो कि आपका सेक्शन 3(2)A डील करता है, और वो नॉर्मली 10% जो है जितना भी आपका टैक्स बनता है अगले साल के लिए, तो वो 10% आपको रिबेट मिल सकता है इन 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 केस कि अगर आप 31 अगस्त
जो है उसका डेडलाइन है, और अगर आप 31 अगस्त से पहले पहले कमिंग ईयर का जितना भी टैक्स है अगर आप वो पे कर दें तो आपको 10% जो है डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया था, तो उसमें जो है वो जो है वो अर्ली जो है वो जो भी आउटस्टैंडिंग आप कह लें जितनी भी प्रॉपर्टी टैक्स थी 2020-21 से पहले जितना टैक्स था उसमें जो है वो छूट दी गई, और 2020 और 21 का जो टैक्स था, जो करंट ईयर का टैक्स था, उसमें भी जो है वो टैक्स छूट दी गई। उसमें सबसे पहले 35% फ्लैट रिबेट दिया गया फॉर प्रॉपर्टी टैक्स 2020-2021 के लिए। अगर किसी जो है वो अगर एक टैक्स पेयर ने अगर सारी पेमेंट की भी और उसकी अगर कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं है, तो फॉर 2020-2021 जो है वो 35% फ्लैट रिबेट ले सकता था। इसी तरह जो है वो 2020-21 से पहले कि अगर किसी के प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू थे जो अभी तक पे नहीं हुए थे, तो उसमें फिर दो ऑप्शंस रखी गई एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 कि अगर आप उसको 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करें बिफोर 30 जून, उसकी एप्लीकेशन डालनी है, तो वहाँ पे जो है आप 25% जो है वो टैक्स रिबेट आप ले सकते थे। इसी तरह जो है वो अगर आप उसकी अब बात करें, अगर आप अ, जितनी भी आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं अगर आप उसकी लमसम में अगर आप पेमेंट करते, तो वो जो है उसके लिए आपके पास जो रिबेट अवेलेबल था वो था 30%। तो आज की वीडियो जो है वो मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्रॉपर्टी टैक्स पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोस जो है वो जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।